कहानी है बिहार में बसे एक छोटे से गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मशहूर ढाबा था, जिस थाई के मालिक का नाम बिहारी सेठ था। बिहारी सेठ का ढाबा तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन उसका दिल बहुत ही छोटा था। उसे लोगों से ज्यादा अपने पैसों का लगी रहती थी। बिहारी सेठ के ढाबे पर एक किशोर नाम का आदमी काम किया करता था, जो कि बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सच्चा इंसान था। एक दिन की बात है, बिहारी अपने ढाबे पर खड़ा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी बिहारी के ढाबे पर 2 ग्राहक आते हैं और वहां आकर बिहारी से कहते हैं, अरे बिहारी भाई, जल्दी से हम दोनों को 1 प्लेट गर्मा गर्म मटन चावल लगा दो। हम लोग बहुत दूर से किशोर के हाथों का गर्मा गर्म मटन चावल खाने आए हैं। अरे हाँ भाई, तुम लोग जितने भी दूर से आओ, तुम लोगों को आना तो मेरे ही ढाबे पे पड़ेगा, क्योंकि पूरे गांव में एक मेरा ही तो एकलौता ढाबा है। तुम लोग कहीं जा नहीं सकते और मैं इतना अच्छा मटन चावल बनाता हूँ कि तुम लोगों को मजबूरी में मेरे ही पास आना पड़ेगा। हाँ बिहारी भाई, बताओ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक बात तो अब बाद में भी होते रहेगी। तुम जल्दी से हम दोनों लोगों को 1-1 प्लेट मटन चावल लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना सुनते ही बिहारी सेठ उन दोनों को 1-1 प्लेट मटन चावल दे देता है और वो लोग बड़ी चाव से उस मटन चावल को खाने लगते हैं। मटन चावल खाने के बाद वो लोग बिहारी सेठ से कहते हैं, अरे वाह बिहारी भाई, क्या मटन चावल खिलाया। हाँ, मटन चावल खाकर तो मजा ही आ गया। अब बताओ कि 2 प्लेट मटन चावल का कितना रुपए हुआ? हाँ भाई, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा मटन चावल खाओगे तो घर जाकर मेरे ही गुण गाओगे। अब आ गया ना समझ में। और मेरे 1 प्लेट मटन चावल का दाम 250 रुपए है। तुम दोनों ने 2 प्लेट मटन चावल खाया है, इस हिसाब से तुम दोनों के 500 रुपए हो गए। क्या बिहारी भाई, सुबह सुबह मजाक करने के लिए तुम्हें हम दोनों ही दिखे थे क्या? आखिर मटन चावल 250 रुपए कौन बेचता है? क्या तुम सोने के प्लेट में मटन चावल बेच रहे हो क्या, जो इतना महंगा है? देखो भाई, मैं तो अपना मटन चावल 250 रुपए ही प्लेट ही बेचता हूँ। अगर तुम लोगों को पता नहीं था तो तुम लोगों को मुझसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। अब पूछ कर भी क्या फायदा, तुम लोग तो अब मटन चावल खा चुके। अब तो तुम लोगों को मुझे 500 रुपए देने ही होंगे। चलो अब देर मत करो, धंधे का वक्त है। जल्दी से अपना जेब खाली करो और यहाँ से निकलो। देखो बिहारी भाई, ये तो तुम बिल्कुल ही सही नहीं कर रहे हो। तुम तो हम गांव वालों को ही लूट रहे हो। आखिर तुम ही बताओ, हम खेती करने वाले अगर 500 रुपए प्लेट वाले मटन चावल खाएंगे तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? 500 रुपए में तो हम 5 दिन पेट भर खाना खा सकते हैं। देखो भाई, अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को मेरे ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए था। तुम लोगों को अपने घर पर ही 500 रुपए में 5 दिन खाना खाना चाहिए था। किसी ने बिल्कुल सही बात कही है, ये जो गरीब होना आदमी है ना, ये साला अपनी आदत से गरीब हो। देखो भाई, ऐसे ही सुबह से ही ढाबे पर ज्यादा ग्राहक नहीं आए हैं। ऐसा ना हो कि मैं सारा गुस्सा तुम लोगों पर ही निकाल दूं और तुम दोनों की पुंगी बजा दूं। उससे पहले तो तुम दोनों मेरा सारा पैसा दे दो। इतना सुनते ही वो दोनों बिहारी सेठ को सारा पैसा दे देते हैं और वहां से दुखी होकर चले जाते हैं। ऐसे ही बिहारी सेठ बहुत लालची था। वो हर दिन अपने ढाबे पर किसी न किसी से झगड़ा करता ही रहता था। फिर भी सारे लोग बिहारी के ढाबे पर आया करते थे, क्योंकि पूरे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी कोई भी ढाबा नहीं था। इस वजह से सारे लोगों को बिहारी के ढाबे पर मजबूरी में आना पड़ता था और इसी बात का बिहारी सेठ पूरा फायदा उठा रहा था। एक दिन की बात है, जब ढाबा बंद हो रहा था तो किशोर बिहारी सेठ से कहता है, सेठ जी, कितने महीने हो गए आपने मेरी पगार अभी तक नहीं दी है, और जब भी मैं आपसे पगार मांगता हूं तो आप कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी बात टाल देते हैं। अब आप ही बताइए कि आप मेरी पगार कब देंगे? अरे किशोर, तुझे देख ही रहा है कि मेरा ढाबा अच्छा नहीं चल रहा है। सुबह से ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है और मेरा मुनाफा भी ज्यादा नहीं हो रहा है। अब तू ही बता, अगर मेरा ही मुनाफा नहीं होगा तो मैं तेरी पगार तुझे कहां से दूंगा? मेरे पास अभी पैसे नहीं है तेरी पगार देने के लिए। तू अपनी पगार मुझसे बाद में ले लेना। सेठ जी, आपने ऐसा ही कह कर पिछले 3 महीनों से मेरी पगार नहीं दी है। आप खुद ही बताइए,
अगर आप 3 महीनों से मेरी पगार नहीं देंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा और माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगा मैं तो देख रहा हूँ कि आपका ढाबा तो दिन ब दिन बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपका ढाबा अच्छा नहीं चल रहा? आप मुझे सीधा सीधा बताइए कि आप मुझे मेरे पगार कब देंगे। किशोर, मैंने तुझसे एक बार कह दिया कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तभी मैं तेरी पगार तुझे दे पाऊंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए, और तू मुझसे इतनी अकड़ में बात क्यों कर रहा है? कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि इस ढाबे पर जितने भी ग्राहक आते हैं वो तेरे हाथों के स्वाद की वजह से आते हैं? अगर तू ऐसा सोच रहा है तो तू बिल्कुल ही गलत सोच रहा है। इस ढाबे पर लोग तेरे हाथों के स्वाद से ज्यादा मेरे नाम सुनकर आते हैं। अगर तू ऐसा सोच रहा है तो मैं अभी तुझे अपने ढाबे से काम से निकालता हूं, और है जो तेरी 3 महीने की तनख्वाह बाकी है वो भी मैं तुझे नहीं दूंगा। देखते हैं कि तू मेरा क्या ही कर लेगा। साची, मुझे पता था कि आप एक दिन मेरे साथ ऐसा जरूर करोगे। आखिर मैं आपसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे एक बात याद रखना। देखना, मैं एक दिन आपका ये ढाबा बंद करके ही रहूंगा, और जब तक मैं ये नहीं करूंगा कब तक मैं आपके ढाबे के आसपास भी नहीं दिखूंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर किशोर बिहारी सेठ के ढाबे से गुस्से में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद से बातें करने लगता है। आखिर ये बिहारी सेठ खुद को समझता क्या है? भले ही मैं उसके यहाँ काम करता था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उसका नौकर हूँ। अब देखना कि मैं उस बिहारी सेठ को कैसा सबक सिखाता हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्या काम करूं कि बिहारी सेठ को उसकी गलती का एहसास हो जाए? मैं एक काम करता हूं, अपने एक ठेले पर मटन कीमा बेचना शुरू कर देता हूं। मेरा मटन चावल जब लोगों को इतना स्वादिष्ट लगता है तो मेरा मटन कीमा तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। हाँ, यही करता हूं। अभी घर चलते हैं और कल इसी जगह अपना मटन कीमा का ठेला लगाऊंगा। इतना कहकर किशोर वहां से चले जाता है और अगले दिन उसी जगह पर अपने गर्मा गर्म मटन कीमे का ठेला लगा देता है और जोर जोर से चिल्लाकर गांव के लोगों को अपने ठेले पर बुलाने लगता है। अरे आओ भाई आओ, किशोर के हाथों का गर्मा गर्म मटन कीमा खाकर जाओ और घर जाकर किशोर के ही गुण गाओ। स्वाद ऐसा कि मटन कीमे के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाओगे। आओ भाई आओ, किशोर के हाथों का गर्मा गर्म मटन कीमा खाकर जाओ। मटन कीमे की खुशबू से 2 लोग किशोर के ठेले के पास आते हैं और वहां आकर किशोर से कहते हैं, अरे ये क्या किशोर भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम तो बिहारी सेठ के ढाबे पर मटन चावल बनाया करते थे ना, तो तुमने ये ना कैसे लगा लिया, और वो भी मटन कीमे का? और सच में मटन कीमे की खुशबू से तो दिल खुश हो गया। हाँ काका, मैंने अब उस बिहारी सेठ के यहाँ से काम छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जब भी उस बिहारी सेठ से अपनी पगार मांगा करता था तो वो मुझे साफ मना कर देते थे या कोई ना कोई बहाना बना दिया करते थे। इस वजह से मैंने बिहारी सेठ के यहाँ से अपना काम छोड़ दिया और इस जगह पर मैं अब रोज़ अपना मटन कीमे का ठेला लगाया करूँगा और आप लोगों को बिल्कुल गर्मा गर्म मटन कीमा खिलाया करूँगा। आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं उस बिहारी सेठ की तरह अपना मटन चावल 250 रुपये प्लेट बेचूंगा, बल्कि मैं तो अपना मटन कीमा सिर्फ 50 रुपये प्लेट ही बेचूंगा, जिससे कोई भी गरीब हो या अमीर कोई भी मेरा मटन कीमा खा सकता है। हाँ किशोर बेटा, ये तुमने बिल्कुल ही सही काम किया है जो तुमने उस बिहारी सेठ के यहाँ से अपना काम छोड़ दिया, क्योंकि तुम जानते ही हो कि हम सारे लोग तुम्हारे हाथों का ही खाना खाने उस बिहारी सेठ के ढाबे पर जाया करते थे, नहीं तो हम में से कोई भी उस ढाबे पर नहीं जाए। और अब तुम जब यहाँ अपना ठेला लगा ही चुके हो, अब हम सारे लोग तुम्हारे ही ठेले पर आकर तुम्हारा गर्मा गर्म मटन कीमा खाया करेंगे। और तुम अपना मटन कीमा इतना सस्ता बेच रहे हो कि हम लोग तुम्हारे पास से 2-4 प्लेट तो ऐसे ही खा जाएंगे। अब तुम जल्दी से हम दोनों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन कीमा लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है और तुम्हारा मटन कीमा देखकर लगता है कि तुमने बहुत ही स्वादिष्ट मटन कीमा बनाया है। इतना सुनते ही किशोर उन दोनों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन कीमा दे देता है
और वो दोनों बड़े चाव से उस मटन कीमे को खाने लगते हैं। देखते ही देखते किशोर के ढाबे के आसपास के सारे लोग किशोर के ठेले के पास आ जाते हैं और वहां आकर किशोर का गर्मा गर्म मटन कीमा खाने लगते हैं और किशोर का धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है। किशोर ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसका मटन कीमे का धंधा इतना अच्छा चलेगा कि सुबह से शाम तक उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। सारे लोग दूर दूर से आकर किशोर के ठेले के पास मटन कीमा खाने लगते हैं, जिससे किशोर का धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है और उसका मुनाफा भी बहुत ही ज्यादा होने लगता है और वो खुशी खुशी अपना धंधा करने लगता है। यहाँ एक तरफ किशोर का ठेला पूरा ग्राहकों से भरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ बिहारी सेठ का ठेला पूरा खाली पड़ गया था। कोई भी अब बिहारी सेठ के ढाबे पर उसका मटन चावल खाने नहीं आ रहा था, जिससे बिहारी सेठ बहुत ही परेशान होने लगता है और वो बहुत ही उदास हो जाता है और खुद से ही बातें करने लगता है। अरे ये क्या, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गांव के सारे लोग मेरे नाम से ज्यादा किशोर के हाथों के स्वाद की वजह से आते हैं। अब बोलकर क्या फायदा, मैंने तो किशोर के अपने ढाबे से धक्के मारकर निकाल दिया है और उसकी मजदूरी के मैंने पैसे भी नहीं दिए है। अब तो वो मेरे ढाबे पर झांकने भी नहीं आएगा। अब लगता है मुझे ये अपना ढाबा बंद कर अपने गांव जाना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है। अगर यहाँ रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा। चलता हूँ अपने घर, फिर बैग लेकर वहीं से अपने गांव के लिए रवाना हो जाता हूँ। इतना कहते ही बिहारी सेठ अपने ढाबे को वैसा ही छोड़कर वहां से दुखी होकर चले जाता है और अपना सारा सामान पैक कर उस गांव से निकल जाता है। और उस दिन के बाद से बिहारी सेठ उस गांव में कभी नहीं दिखता और ना ही कभी उस गांव में आता है। और वहीं दूसरी तरफ किशोर का ठेला पूरे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी बहुत ही मशहूर हो गया था, जिससे किशोर के ठेले के पर सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, जिससे किशोर खुशी खुशी अपना धंधा करने लगता है और किशोर का मुनाफा भी बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, जिससे वो अपना घर भी बहुत ही अच्छे से चलाने लगता है और वो खुशी खुशी अपना धंधा करने लगता है।